वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दोपहर के 1 बजे हैं और क्लास आपकी एकदम राइट टाइम शुरू हो चुकी है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ, जबरदस्त और बेहतर हैं। वेरी गुड आफ्टरनून। कल हम पढ़ चुके थे कि भाई अब हम तीनों बात पढ़ चुके हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, है ना, एटमॉस्फेयर, है ना। फिर एक होता बायोस्फेयर, है ना। बायोस्फीयर क्या होता है कि जहां पर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर आपस में मिलते हैं और इंसान के रहने लायक कंडीशन बनाते हैं। उसे बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। ठीक है, समझे आप? क्यों भैया? बायोस्फीयर के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए कि एक बायोस्फीयर होता है। क्या होता है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर लास्ट उसको थोड़ा सा बता देता हूं, बायोस्फीयर, फिर आगे चलता हूं। ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए। एक चीज होती है जिसे बायोस्फीयर कहते हैं। अजीब हरकत है बोर्ड की। बायोस्फीयर जैव मंडल। बायोस्फीयर हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है। बायोस्फीयर वह क्षेत्र जहां पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ये तीनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ये तीनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तीनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ठीक है। और इंसान को जीने के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाते हैं। संपर्क में आते हैं और प्रोवाइड्स द कंडीशन ऑफ लाइफ, प्रोवाइड द कंडीशन फॉर लाइफ। है ना, जो जीवन जीने के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाते हैं। तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है। और यहां से जो है, बेटा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर वो ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कीजिए। आई हैव टू ड्रॉ सम डायग्राम्स। वो ब्लैक बोर्ड पर हो नहीं पाते हैं, है ना। गोपाल, वो ब्लैक बोर्ड पर हो नहीं पाते जो डायग्राम्स होते हैं, तो दैट्स व्हाई आई हैव टू गो विद द वाइट बैकग्राउंड। तो वो फिर हो नहीं पाता उस पर। चरण निष्पर्श जी जीवन के लिए आदर्श परिस्थिति पैदा कर देते हैं। जीवन के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाते हैं। जीवन के लिए आदर्श परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है जब एक दूसरे से आकर मिल जाते हैं। ठीक है। अगर जैव मंडल के घटक के तौर पर देखा जाए, जैव मंडल के घटक क्या क्या जैव मंडल में शामिल होता है? कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर, कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। जैव मंडल के क्या क्या घटक होते हैं? तो इसके दो प्रकार के घटक हैं। इसके दो प्रकार के घटक हैं।
इसके दो प्रकार के घटक हैं। इट हैव टू कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स रखती है? दो कंपोनेंट रखती है। ठीक है, इट हैज टू कंपोनेंट्स। ये दो कंपोनेंट होते हैं बायोस्फीयर के। एक तो होते हैं जैविक घटक और एक होते हैं अजैविक घटक, है ना। कौन से होते हैं भैया? जैविक घटक और अजैविक घटक। कल क्या हुआ, क्या नाम है, जो स्टैटिक जीके की क्लास थी उसमें हुआ ये कि अचानक से एप्लीकेशन बैक मारने लगा। क्लास चल रही थी, आप मुझे दिख नहीं रहे थे। क्लास, आपको ध्यान रखना, मैंने क्लास शुरू भी की लेकिन आप मुझे दिख ही नहीं रहे थे। तो अचानक से एप्लीकेशन बैक मार रहा था। मैं लगातार कोशिश कर रहा था कि शायद ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। तो वो फिर इस वजह से मुझे क्लास को बीच में जो है रोकना पड़ा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं लगातार कोशिश कर रहा था कि भाई बन जाए, बात बन जाए, राधे राधे जी, लेकिन बात बन नहीं रही थी। मैं बार बार जा रहा हूँ, उधर बैक मार रहा था एप्लीकेशन। मैंने कि थोड़ा क्या समस्या आई है समझ में। ठीक है, बड़ा लिख देते हैं। जैविक घटक, द बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स, और एक होते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, जैविक घटक में क्या होते हैं? पशु, मानव, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये बायोटिक घटक होते हैं, है ना। आपको पढ़ाया भी होगा मैम ने बायोलॉजी में, बायोटिक जो होते हैं। ठीक है, ठीक है, समझे। अजैविक घटक जैसे मृदा, पर्वत, पठार, ईटीसी। बस ये इतना ही है, ये इतना ही है। एक कमेंट कर रहे हैं कि सर जब आप क्लास लेने आया करो तो पिछली वाली पीडीएफ देख कर आया करो। आप अपनी समस्या को मेंशन कीजिए, है ना भाई। ये पता होना चाहिए ना कि समस्या आखिर है कहाँ। अगर आप किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सर समस्या वहाँ है ना। आई एम हेयर फॉर यू, मैं हमेशा आपके लिए हूँ, लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए कि एटलीस्ट समस्या कहाँ आ रही है ना। मुझे पता होना चाहिए। अब ऐसी सलाह देना तो अपने आप में एक खराब स्थिति है। क्यों? चलिए चलिए, थैंक यू। आइए साहब, ये क्लियर हो गया। चलिए साहब, अब हम जो हमारा टॉपिक था आज का, मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ देखिए। ठीक है, मोशन ऑफ द अर्थ हेडिंग डाल दीजिए। मैंने बता दिया कि पृथ्वी बनी कैसे, उत्पत्ति कैसे हुई। नाउ मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ डाल लीजिए, नया टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ। देखो सीधी बात समझो कि पृथ्वी घूमती है। हाँ जी घूमती है, हमको भी पता है। गुरुजी ना घूमे तो दिन रात ना हो, ना घूमे तो मौसम एक ही जैसा रहे, बात सही है। देखो सरकार, सबसे पहले आप देखिए कि इसका परिचय देखिए, कि आप इसका एक इंट्रोडक्शन लीजिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लीजिए आप, इंट्रोडक्शन, कि हम किस बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी घूमती है, बिल्कुल सही बात है। और हमें इस चीज का एहसास भी होता है, क्योंकि हमेशा दिन नहीं रहता, हमेशा ऋतु एक जैसी नहीं रहती,
सूर्य एक जैसा नहीं रहता। हाँ सर, पृथ्वी घूमती तो है, ठीक है। देखिए, पृथ्वी पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी स्थिर नहीं है। मैं आपको यहां एक चीज जो पॉइंट आउट करवाना चाहूंगा, एक नोट करके लिखना। आप शायद नहीं जानते होंगे कि पूरी दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। कोई भी चीज मोशन में है या रेस्ट में, ये एक दूसरे के तुलना करनी पड़ती है। ये नोट कर लेना कि ये थोड़ा साइंस का भी मामला है कि रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर टू कंपैरेटिवली थिंग्स। कंपैरेटिवली थिंग्स हैं, ये दो तुलनात्मक चीजें हैं बाबू। दुनिया में कोई चीज ना तो पूरी तरीके से स्थिर है, ना कोई चीज पूरी तरीके से चल रही है। ये आपको देखना पड़ेगा कि किसके मुकाबले बात कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो मैं खड़ा हूं, अभी आप कहोगे कि सर आप तो स्थिर हो। क्यों भैया, जब धरती घूम रही तो मैं भी घूम रहा हूं, ठीक है। चलिए, अर्थ इज नॉट स्टेबल। अर्थ इज नॉट इन रेस्ट, यहां रेस्ट शब्द का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। स्थिर नहीं है और पृथ्वी घूमती है। द अर्थ इज इन मोशन, अर्थ इज इन मोशन, ठीक है। पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी का घूमना दो प्रकार का है। पृथ्वी का घूमना दो प्रकार का है। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें, सही बात कह रहे हैं बच्चे। पृथ्वी का घूमना दो प्रकार का है। कैसे? देखो, सबसे पहले आप इसको देखो, ये तो हो गया सन और इसके चारों तरफ ये पृथ्वी इस तरीके से। बहुत ध्यान समझना, बड़ा अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक को इतना जबरदस्ती में नहीं घुसा देना है कि कंफ्यूजन ही क्रिएट हो जाए, ठीक है। इसको लोग बिना वजह जो है फालतू का जो है इसमें इतना अंदर घुसा देते हैं, बच्चे को वहां से निकालना फिर हो जाता है मुश्किल, और जो बेसिक बातें वो छूट जाती हैं। भाई हमें तो बेसिक बातें पता होनी चाहिए एकदम। इसके चारों तरफ घूम रही है अर्थ, तो अर्थ का इस तरीके से चक्कर लगाना, पश्चिम से पूर्व की तरफ अर्थ इस तरीके से घूम रही है। यह मैंने सोलर सिस्टम वाले पार्ट में भी बताया था। दैट इज दो प्रकार का है। पहला है सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ, अराउंड द सन, अराउंड द सन। भाई ये सन है और भैया ये पृथ्वी है। इसे परिक्रमा करना कहते हैं। आप जानते होंगे परिक्रमा करता है तो कोई आदमी किसी के चारों तरफ घूमता है, इसे परिक्रमण कहा जाता है। दैट इज रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कहते हैं इसे, ठीक है। दूसरा, एक पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। एक पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। मोशन ऑन इट्स ओन एक्स, ऑन इट्स ओन एक्सिस, इसे परिभ्रमण कहते हैं। दैट इज रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ। जब पृथ्वी एक ही जगह पर लट्टू की तरह घूमे, है ना, जब पृथ्वी एक ही जगह पर कैसे घूमती है,
लट्टू की तरह घूमे, इसे रोटेशन कहते हैं। आज यहां से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वाले पॉइंट पाएंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिए द रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का परिभ्रमण। ठीक है, पृथ्वी का परिभ्रमण, हेडिंग डाल लीजिए। पृथ्वी का परिभ्रमण, हेडिंग डाल लीजिए। पृथ्वी का परिभ्रमण। डॉली मौर्य पूछ रही है ये सब कैसे आए। मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था कि एक टॉपिक है द लाइफ ऑन अर्थ। थोड़ा पेशेंस तो रखो, पढ़ाएंगे। रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी का परिभ्रमण, द रोटेशन ऑफ अर्थ। बहुत ध्यान से समझना, एक चीज ऐसी है जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको वो समझ में आनी चाहिए। क्या है वो चीज, जरा देखिए। देखो, एक मिनट के लिए पहले अर्थ बनाओ, दैट इज अर्थ। पृथ्वी नीली दिखती है, नीला ग्रह है तो नीला ही बना दो। आपको यह पता होना चाहिए कि सबसे पहली बात कि पृथ्वी की शेप क्या है। पृथ्वी की जो शेप है भैया वो गोलाब है, गोलाब, जियोइड शेप है। अगर आपने क्लास पढ़ी होगी तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी जियोइड क्यों है। मैंने बताया था कि पृथ्वी ऊपर से दबी हुई है, दोनों तरफ से इस तरीके से है ना। पृथ्वी कैसी है, जियोइड शेप की है, गोलाब शेप की है। लोग बोलते हैं पृथ्वी अंडाकार है, पृथ्वी गोलाकार है। नहीं, पृथ्वी गोलाब है। क्या है, गोलाब समझते हैं। जियोइड मतलब ऊपर से ऐसे दबी हुई है, जिसके पीछे की वजह है इसका इक्वेटर का फैल जाना। ठीक है, ये मैंने बताया था। ठीक है, समझे। तो पृथ्वी कैसी है भैया, पृथ्वी जियोइड शेप की है। पृथ्वी जियोइड है, गोलाब है, वो इक्वेटर की वजह से है। अब क्या होता है, यहां पर इसका भैया उत्तरी ध्रुव है बच्चों, ये है उत्तरी ध्रुव, जिसे नॉर्थ पोल कहते हैं। और बाबा ये है साउथ पोल, ये है साउथ पोल। अब इस चीज को समझ लेना। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी को नॉर्थ और साउथ पोल से मिलाने वाली एक लाइन पृथ्वी का अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, पृथ्वी का अक्ष। ये क्या है साहब, ये पृथ्वी का अक्ष है, पृथ्वी का अक्ष, द एक्सिस ऑफ अर्थ, एक्सिस ऑफ अर्थ कहलाती है ये चीज। ये पृथ्वी का अक्ष है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है, जब पृथ्वी लट्टू की तरह डर 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 ऐसे घूमती रहे अपने अक्ष पर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही रोटेशन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना ही परिभ्रमण कहलाता है। परिभ्रमण कहलाता है ना। द मूवमेंट अराउंड इट्स एक्सिस, द मूवमेंट अराउंड इट्स आउन एक्सिस, इट्स आउन एक्सिस। ठीक है, अब यहां से एक चीज लिख लीजिए कि पृथ्वी का अक्ष क्या होता है। यह पूछा है कई बार, और मतलब जब लिखा मिलता है तो समझ में नहीं आता है। व्हाट इज द एक्सिस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द एक्सिस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का अक्ष क्या चीज होती है बताइए। व्हाट इज द एक्सिस ऑफ अर्थ, परिभाषा क्या है एक्सिस ऑफ अर्थ की सर, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली लाइन कहलाती है। ये क्या कहलाती है,
नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन। वह रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। दक्षिणी ध्रुव से। द लाइन which connects the north pole to south pole। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब अगला पंगा देखिए। देखिए साहब, पृथ्वी घूमती है, बाकी सब ग्रह भी घूमते हैं। एवरीथिंग इज, मतलब कोई भी चीज रेस्ट और मोशन में है वो कंपैरेटिवली होती है ना, तो कोई चीज कंप्लीटली रेस्ट में होती है ना, कोई कंप्लीटली मोशन में होती है। ठीक है, देखिए अब पृथ्वी क्या है। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री का झुकाव रखती है। The earth has inclination of with its own axis। एक मिनट, अभी मैं इसको समझा रहा हूं। with its own axis। एक मिनट के लिए थोड़ा सा समझिए इस चीज को। बाबा ये समझने वाली बात है, ये बहुत मैटर करती है बात। ठीक है, ये बहुत मैटर करती है कि ये बात क्या लिखी है। भाई आप ऐसे समझो, मैंने आपको बताया कि ये अक्ष है, ये क्या है, अक्ष। अब इस अक्ष, भाई कोई भी एंगल आप अक्ष बनाते हो, एक्सिस ऐसे ही होते हैं। क्या होते हैं भाई, एक्सिस ऐसे ही बनते हैं। ठीक है ना। ये एक्स होता है, ये वाई होता है। आपको पता है ये बात कि सर ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई एक्स, ये एक्स डैश और ये होता है वाई डैश। ठीक है, थोड़ी बहुत मैथ हम भी पढ़े हैं, है ना, थोड़ी बहुत मैथ हम भी पढ़े हैं ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, है ना। ठीक ठाक हमारे में तो मैथ आती थी। तो ऐसा मत समझना कि गुरुजी कुछ बताएंगे, तो गुरुजी बताएंगे जो सही बताएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने भी खूब पढ़ी है, सीडीएस देते थे, खूब ज्योमेट्री पढ़ते थे। तो ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अब पृथ्वी कहां है, यहां से 23.5 डिग्री का कोण बनाओ। यहां से इसका जो पृथ्वी इस तरीके से झुकी है कि जो अक्ष निकलता है वो इस तरीके से निकलता है, ऐसे है। पृथ्वी टेढ़ी है और यहां से ये जो कोण बनता है ये 23.5 डिग्री का है। 23.5 डिग्री का कोण बन जाता है यहां से। कितने का, 23.5 डिग्री का। जब पृथ्वी का जो अक्ष, चूंकि बहुत भाई वे तो सीधी लाइन है, अब मान लो पृथ्वी टेढ़ी हो जाए तो ये टेढ़ा हो जाएगा। क्यों भैया, भैया ये सीधी लाइन है, ये सीधी है अर्थ है से। अब ये हो जाए ऐसा टेढ़ी तो लाइन भी टेढ़ी हो जाएगी। ऐसे ही ये लाइन टेढ़ी गुजर रही है, कितनी है, 23.5 डिग्री। और पृथ्वी सीधी ना होकर, इस कारण पृथ्वी कैसी बन जाती है, इस कारण अर्थ बन जाती है कैसी। मैंने जो डायग्राम बनाया था पहले वाला, इससे थोड़ा सा जुदा डायग्राम बनाइए, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है ऐसे। समझ गए, थोड़ी सी क्या हो जाती है, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है 23.5 डिग्री के झुकाव के कारण। 23.5 डिग्री का झुकाव। ये पृथ्वी ऐसी दिखती है, पृथ्वी
23.5 डिग्री के झुकाव के कारण, 23.5 डिग्री के झुकाव के साथ पृथ्वी ऐसी दिखती है। बात समझ गए? तो पृथ्वी ऐसी ना होकर पृथ्वी ऐसी है क्योंकि 23.5 डिग्री का कोण बन जाता है। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते, समझे? इस तरीके से कोण बन जाता है। अच्छा, अब अगली कहानी समझो जो इसी में जुड़ी है। मेरे भाई अपने अक्ष से झुक गई 23.5, कितनी? 23.5। अगर मैं इस बात को अगले तरीके से समझने की कोशिश करूं तो आपको एक चीज और समझ में आएगी। ये जो अक्ष है, जो काली लाइन से तुम्हें दिख रहा है बाबू, ये एक्स से कितना है? सर 90 में से घटा दो। हाँ सही बात है, 90 से घटा दो गुरुजी, वो तो आ जाएगा। अपने कक्ष तल से ये जो अक्ष है, जो इसका कक्ष था, यहां से 66.5 डिग्री, कितना है? 66.5 डिग्री। क्यों बाबा, बात समझ में आई? हां गुरुजी, अपने अक्ष से भटक गया 23.5। अच्छा, अपने बेस से, अपने कक्ष तल से फिर 66.5, क्योंकि जी ऊपर से 23.5 है, ये पूरा 90 का होता है। मैंने कहा हाँ ये 90 का होता है भैया, तो गुरु जी वो 23.5 घटा दो, तो मैंने कहा वो तो 66.5 बचता है। ठीक है सर जी, आप कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए हैं? वाह क्या सवाल है ये क्या करोगे जान के? अच्छा नहीं पढ़ा रहे? तुम्हें पढ़ाने के लिए मेरे अंदर मेहनत करने का जज्बा, कंटेंट को मेंटेन करने का जज्बा और पढ़ाने की स्किल होनी चाहिए, बस। ऐसा है कि नहीं? आपको पढ़ाने के लिए, और आपका भरोसा होना चाहिए मेरे ऊपर कि हाँ जी ये आदमी है तो कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा। ठीक है सर जी, आपसे डाउट पूछने में डर लगता नहीं। नहीं डाउट पूछो यार, उसमें क्या बात हुई। हालांकि मैं तो कोशिश करता हूं कोई डाउट ही ना छोड़ू। तो समझ गए? तो पृथ्वी 23.5 डिग्री के झुकाव के साथ ऐसी दिखती है। पृथ्वी अपने कक्ष तल से 66.5 डिग्री का झुकाव रखती है। पृथ्वी अपने कक्ष तल से अपने कक्ष तल से 66.5 डिग्री का झुकाव। जो पृथ्वी का ऑर्बिटल एक्सिस है, विद ऑर्बिटल एक्सिस, नहीं समझ में आई साहब? ठीक है चलो समझे। अब देखिए मुद्दे पर आते हैं। तो पृथ्वी का जो परिभ्रमण है, पृथ्वी का परिभ्रमण क्या होता है? पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का जो परिभ्रमण है, पृथ्वी का परिभ्रमण कितने देर में कंप्लीट होता है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। कितना? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। परिभ्रमण की जो गति है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा निकाली जाती है। और समय कितना लगता है? समय लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, इतना समय लगता है। एक चीज और देखिएगा, जो अर्थ है, ये अर्थ के सामने सन है, सन। सन को लाल रंग से भर दो भाई। ये सन है और ये अर्थ है। ये अर्थ है।
दैट इज सन, और ये होता है अर्थ। तो अर्थ का एक बार में एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने, सूर्य के सामने होता है, केवल आधा हिस्सा सामने होता है, आधा हिस्सा पीछे की तरफ होता है। तो एक ही समय में दिन और रात होते हैं। दिन और रात, यहां पर डे होता है, यहां पर नाइट होती है ना। इस तरीके से दिन और रात चलते हैं। मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। देखिए होता क्या है, होता क्या है कि असल में, जैसे भारत का एग्जाम्पल लेके समझा देता हूं तुम्हें, ठीक है। आई मिस यू सर, बीएससी के एग्जाम चल रहे हैं। हम भी बीएससी के एग्जाम में हिस्ट्री पढ़ने जाते थे। देख लो, अब हमारे पेपर आ रहे थे, तब हम क्या करते थे, हिस्ट्री पढ़ने चले जाते थे ड्यूरिंग बीएससी के एग्जाम्स। हमारे दादाजी कहते थे कि अरे अब तो हिस्ट्री छोड़ दे, अब तो ज्योग्राफी छोड़ दे, अब तो पॉलिटी छोड़ दे, अपना पढ़ाई कर ले। केमिस्ट्री के पेपर में हम हिस्ट्री पढ़ने चले गए थे। चलिए साहब, देखिए साहब, ट्विलाइट क्या होता है? ट्विलाइट क्या है? डाल दीजिए हेडिंग, ट्विलाइट क्या होता है? ट्विलाइट क्या होता है? ट्विलाइट को हिंदी में गोधूली कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं? गोधूली। जरा समझिएगा, मैं तुम्हें भारत के एग्जाम्पल से समझाता हूं। बाबू जरा समझना, अब समय आ गया है कि इस रहस्य से पर्दा उठा दिया जाए। देखिए पृथ्वी कैसे घूमती है, अगर यहां देखें, एक मिनट के लिए यहां पॉइंट ऐड कर लीजिए। पश्चिम से पूर्व घूमती है। कैसे घूमती है? रोटेशन जो होता है पश्चिम से पूर्व होता है। पश्चिम से पूर्व क्या होता है? पश्चिम से पूर्व होता है। अभी अभी 2 मिनट रुक जाओ, अभी सब चीजें मैं समझा रहा हूं। लो मैं कर देता हूं, जाओ। पश्चिम से पूर्व होता है, वेस्ट टू ईस्ट। भैया इसी कारण की वजह से सूर्य पूर्व से दिखाई देता है। सूर्य पूर्व से निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है। द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। सूर्य निकलता पूर्व से। अब एक मिनट जरा ध्यान दीजिए, यह भारत है, यह भारत है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट है तो सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा कि गुजरात में, क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूम रही है। तो ऐसे घूमते घूमते सबसे पहले सूर्य के सामने ये वाला हिस्सा आता है। तो सबसे पहले, हालांकि जो जापान एक देश है, एक देश जापान है जो ऊपर की तरफ पड़ता है, जापान को नियप्पन कहा जाता है। भाई हम तो एशिया वाले लोग हैं, तो ऐसे केस में याद रखना कि जापान को नियप्पन कहते हैं। नियप्पन का अर्थ होता है उगते सूर्य का देश। जापान कहलाता नियप्पन। नियप्पन मतलब है उगते सूर्य का देश। अब जब पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो ऑब्वियस बात है कि यह वाला हिस्सा सूर्य की पहली बार चपेट में आएगा, हां या नहीं? एक चीज और समझ लीजिए, ना तो कभी जैसे आंख सो रहे थे, टक, अरे ये तो धूप निकल आई, अंधेरा, वो दोपहर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। या ऐसे जैसे खड़े हैं, ठिस, अरे ये तो रात हो गई, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे धूप निकलती है, धीरे धीरे दिन चढ़ता है, धीरे धीरे शाम होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ट्विलाइट की वजह से होता है। किसकी वजह से ऐसा होता है? ट्विलाइट की वजह से, है ना। हम वही ट्विलाइट क्या चर्चा, हाँ, ट्विलाइट की वजह से होता है। असल में जब सूर्य होता है, देखिए जो सूर्य है, सूर्य, इसके प्रकाश की तीव्रता, इसके प्रकाश की जो तीव्रता होती है
बल्कि सूर्य नहीं लिखा हमने, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता दूरी के साथ घटेगी कि बढ़ेगी? अगर सूरज की किरणें लंबी चलें तो दूर वाली जगह पर घटेगी कि बढ़ेगी? इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट विल इंक्रीज और डिक्रीज? बताइए, कमेंट करो। सूर्य के प्रकाश की तीव्रता घटेगी कि बढ़ेगी? द इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट विल डिक्रीज और इंक्रीज एज द डिस्टेंस विल इंक्रीज। बताइए, घटेगी या बढ़ेगी बाबू? हरुंदाना मोहनताना, बताइए, घटेगी या बढ़ेगी? मैं जो पूछा वो बताइए पहले। घटेगी, उगते सूर्य का देश बोलते हैं, तो घट जाएगी बेटा, डिक्रीज होगी। देखो ऐसे समझो, डायग्राम से समझ लीजिए कि मान लीजिए सनलाइट इस तरीके से आ रही है, सनरेज इस तरीके से आ रही हैं, सबसे तेज होंगी, फिर कुछ मंदी हो जाएंगी और फिर कुछ बहुत हल्की हो जाएंगी और यहां पर बिल्कुल दिखाई नहीं देंगी। जब सूर्य इस तरीके से निकलेगा, सूर्य जहां पर दिखाई देगा यहां पर सबसे अधिक तीव्रता होगी। क्या होगी? सबसे अधिक तीव्रता, सबसे अधिक तीव्रता होती है, यहां पर सबसे अधिक होती है, थोड़ा कम, थोड़ा कम, इसके आगे आने पर बहुत कम, बहुत कम, और आगे आने पर नो सनलाइट, आगे आने पर नो सनलाइट, और जब नो सनलाइट इज इक्वल्स टू नाइट। यह होता है कि नहीं होता? डिक्रीज हो जाती है, घटेगी। सबसे तेज अधिक होता है यहां पर, फिर थोड़ा कम हो जाता है। अब ये होता, अभी समझाते हैं इसको, जरा एक मिनट देखिए। तो जो सूर्य के प्रकाश की तीव्रता है वो दूरी के साथ घट जाती है, दूरी के साथ घट जाती है, दूरी के साथ घटती है। द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट will decrease with distance, will decrease with distance। दूरी के साथ बाबू घटती चली जाती है। अच्छा, खेला यहीं से शुरू होता है, ठीक है। सेम नहीं रहती बेटा, घट जाती है, घट जाती है। सबसे पहले जो सूर्य की रोशनी है वो अरुणाचल प्रदेश में चमकेगी। कहां चमकेगी? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। यहां से आप 6 डिग्री का दूरी ले लीजिए। कितना? 6 डिग्री का। अरुणाचल प्रदेश का जो विस्तार है वो 97 डिग्री 25 मिनट है बाबू। ये भारत का एग्जाम्पल से समझ लो आप, कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्वी देशांतर भारत का विस्तार है। मैं बहुत स्लो बताऊंगा इस बात को, और कंफ्यूजन लेके मत जाना, कंफ्यूजन लेके मत जाना। तो यहां से 97 डिग्री से 6 मिनट आगे तक, उसके बाद 6 डिग्री और आगे आ जाइए, उसके बाद 6 डिग्री और आगे आ जाइए, इस तरीके से। तो एक गैप बन जाता है। तो यहां पर सूर्य की रोशनी दिन निकलते ही, जैसे ही दिन निकलेगा, यहां सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। फिर उससे कम रोशनी यहां होती है ना। ये याद रखना कि ये 6-6 डिग्री का अंतर है। कितने का अंतर है? ये 97 है तो ये 91 हो जाएगा अप्रॉक्स, और ये कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा अप्रॉक्स, और ये 79 हो जाएगा अप्रॉक्स, अप्रॉक्स, ठीक है। फिर उससे कम रोशनी यहां होगी, यहां पर उससे कम रोशनी होगी,
है ना। जैसे कहते हैं ना कि लगता है चिड़िया चहचहाने लगी हैं, सूर्य उगने वाला है, ये पृथ्वी के रोटेशन की वजह से होता है, क्योंकि पृथ्वी का, भारत का ये हिस्सा सूर्य के सामने धीरे धीरे ही तो आएगा, एकदम सुलझ जाएगा, धीरे धीरे ये हिस्सा सूर्य के सामने आने लगेगा। मेरे दोस्तों, ये जो सबसे पहली लाइट हमें दिखाई देती है, इसको बोलते हैं स्विल ट्विलाइट। क्या बोलते हैं बेटा? स्विल ट्विलाइट कहा जाता है, ठीक है। और इसे बोलते हैं अगली को एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट। एस्ट्रोनॉमिकल। और एक होती है नॉटिकल ट्विलाइट। नॉटिकल ट्विलाइट यानी कि 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 97 डिग्री पर अगर सूर्य है तो 97 में से 18 घटा दो आप, जो कि 79 बैठेगा अप्रोक्स। उसके बाद सूर्य की रोशनी नहीं होती, वहां रात होती है। क्या होती है? अच्छा सॉरी, उल्टा कर दिया, ये एस्ट्रोनॉमिकल नहीं है, इसको नॉटिकल लिखना। क्रम बदल दिया हमसे गलती से। एक मिनट रुक जाओ। आ, 91 अप्रॉक्स। तो ये जो ट्विलाइट है ये नॉटिकल, कौन सी है? नॉटिकल। दैट इज नॉटिकल ट्विलाइट। और ये कौन सी होगी? एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट। समझ गए? नहीं समझ में आई? घट जाएगी, दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले सूर्य यहां दिखाई देगा। ट्विलाइट कितने के मल्टीपल में चलती है? कमेंट कीजिए। ट्विलाइट कितने के मल्टीपल में चलती है? ट्विलाइट 6 के मल्टीपल में काउंट की जाती है। ट्विलाइट 6 के मल्टीपल में काउंट की जाती है। 6 के मल्टीपल में काउंट की जाती है ट्विलाइट। ट्विलाइट 6 के मल्टीपल में चलती है। समझ गए आप मेरी बात? नहीं है समझ में? सबसे पहले जो सूर्य की रोशनी होती है, जो बहुत तेज होती है, फिर घटती चली जाती है, उसे बोलते हैं क्या? उसे सिविल ट्विलाइट कहते हैं। फिर नॉटिकल, फिर एस्ट्रोनॉमिकल, ये 3 प्रकार की होती है। यह 3 प्रकार की है। स्विल जो सबसे पहले चमकती है, फिर नॉटिकल, फिर एस्ट्रोनॉमिकल। मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूं, अगर नहीं भी समझ में आई है तो रुको, ठीक है? दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए बेटा। इनके यही नाम है, ठीक है? इंडिया में सबसे पहले सन कहाँ दिखता है सर? सबसे पहले दिखेगा अरुणाचल प्रदेश में। मुझे कमेंट करके बताओ, जब सूर्य की रोशनी निकलती होती है 10, 11, 12 बजे तक, ठीक है, उसे कौन सी ट्विलाइट बोलेंगे? जो सबसे पहले चमक रही है, खूब तेज चमक रही है, वो कौन सी ट्विलाइट है? बोलो, वो कौन सी ट्विलाइट हुई? सर्वेश, सनी, हरिओम, वो कौन सी ट्विलाइट हुई? बताइए कमेंट करके, वो कौन सी ट्विलाइट मानी जाएगी? अब अभी समझ में आ जाएगी तुम्हारे। बोलो, सूर्य दिख रहा सामने, रोशनी तेज हो गई, स्विल ट्विलाइट। उससे थोड़ा सा दूर, जहां पर रोशनी अभी पहुंच ही रही है कि लगता है सूर्य निकल गया है, कौन सी? नॉटिकल। एक वो जो सुबह 4 साढ़े कि उठ जाओ सूर्य आने वाला है,
एस्ट्रोनॉमिकल, उसके आगे ट्यूबलाइट होती ही नहीं है, फिर नाइट होती है उसके आगे, ठीक है। स्विल होती है वो, सबसे पहले सिविल ट्यूबलाइट होती है, फिर उससे कम दिखती है। भाई अचानक से सूर्य नहीं निकलता है ना, थोड़ी थोड़ी रोशनी आती है, क्या आती है। अब ऐसा नहीं है ना कि अरुणाचल प्रदेश में एस्ट्रोनॉमिकल नहीं आएगी, अरुणाचल प्रदेश में भी सूर्य दिखाई देता है सबसे पहले, कि लगता है थोड़ा सा, अरे 5 बज गए, देखना बाहर उजाला हो गया कि हाँ उजाला हो गया, कि थोड़ा सा सूर्य निकला, क्या सूर्य नहीं निकला, अच्छा कुछ क्या दिख रहा कि लगता है सूर्य निकलने वाला है, एस्ट्रोनॉमिकल। धीरे धीरे छोटी थोड़ी थोड़ी रोशनी आ गई है कि लगता है सूर्य का सन निकल आया क्या, कि हाँ थोड़ी सी रोशनी आ गई है, नॉटिकल। अचानक से सूर्य तेज हो जाता है, पूरी रोशनी आ जाती है कि अरे अब तो पूरा सूर्य निकल आया, सिविल ट्यूबलाइट, ठीक है। अब इसको आप, हाँ समझ गए, चलो ये तुम्हारे लिए नया कॉन्सेप्ट था, थोड़ी सी इसमें समस्या सी लगी सर, एकदम कॉन्सेप्ट नया ही था तो क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, चलिए साहब, हाँ तो ये है रोटेशन, इसके प्रभाव देखिए, घूर्णन गति के प्रभाव क्या हैं, घूर्णन के प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ रोटेशन, इफेक्ट ऑफ रोटेशन, आप बता सकते हैं सर दिन और रात होते हैं, दिन और रात होते हैं, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट होती हैं। मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में विश्व में, नॉट, एक प्रश्न बताइए मुझे कि विश्व में दिन और रात की अवधि, दिन और रात की अवधि कहां समान होती है, दिन और रात की अवधि कहां समान होती है, दिन और रात की अवधि कहां समान होती है। द इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट कहां होते हैं। भाई दिन और रात छोटे बड़े होते हैं कि नहीं होते हैं, दिन और रात छोटे बड़े होते हैं, लेकिन कहां पर दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं प्रॉपर, ठीक है। दिन और रात कहां पर बराबर होते हैं भैया, वो इक्वेटर पर होते हैं, ये भी याद रखना, भूमध्य रेखा पर। ऐसा क्यों होता है भैया, दिन और रात छोटे बड़े इसलिए होते हैं कि पृथ्वी इस तरीके से झुकी हुई है ना, तो सनलाइट के आने जाने से ऊपर नीचे होता रहता है मामला, लेकिन एक जगह ऐसी है इक्वेटर भूमध्य रेखा जो 12 के 12 महीने 24 के 24 घंटे सूर्य के जस्ट सामने रहता है, तो सूर्य निकलता बराबर है, छिपता बराबर है, ऊपर थोड़ा बहुत झुकाव है तो छुपने में और सूर्य के निकलने में थोड़ा सा अंतर आ जाता है ना। इक्वेटर पे होता है, कहाँ होता है, इक्वेटर पर जो है दिन और रात बराबर होते हैं, तो दिन और रात होते हैं। साथ में इसी रोटेशन की वजह से हवाओं का मूवमेंट, हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है, हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है। हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है, जिसे कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है, कोरियोलिस फोर्स की उत्पत्ति होती है, कोरियोलिस फोर्स की उत्पत्ति होती है। इस पे नोट लिख लीजिएगा, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे इस बात को, नोट will discussed in climatology, in climatology, जलवायु विज्ञान में इसे डिस्कस करेंगे, will discussed in climatology,
जलवायु विज्ञान में इसको डिस्कस किया जाएगा। कैसे? ठीक है ना। ज्वार और भाटा पर प्रभाव पड़ता है, ज्वार भाटा पर प्रभाव पड़ता है, ज्वार और भाटा पर प्रभाव पड़ता है। अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा जब रेवोल्यूशन पढ़ाऊंगा, उसका बड़ा फर्क है। अगर आप इसको एक ही शब्द में इंग्लिश में लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑन टाइड्स, है ना। ज्वार भाटा के लिए इंग्लिश में एक ही शब्द है, इफेक्ट ऑन टाइड्स। वैसे तो ये याद रखना कि जो ज्वार होता है पानी का ऊपर उठना कहलाता है और पानी का भाटा कहलाता है, समझो। तो पृथ्वी जो लट्टू की तरह अपने अक्ष पर घूम रही है, उसकी वजह से दिन और रात होते हैं, हवाओं की दिशा बदल जाती है, कोरोलिस फोर्स की उत्पन्न होती है। जलवायु विज्ञान में इस पर डिस्कस किया जाएगा। कहां डिस्कस करूंगा? जलवायु विज्ञान में इस पर डिस्कस किया जाएगा। ज्वार और भाटा पर जो है प्रभाव आता है और सूर्य चंद्रमा सब घूमते हुए नजर आते हैं। अगर पृथ्वी एक ही जगह स्थिर होती तो सब कुछ एक ही जगह सेटलमेंट होता। हम सूर्य के सामने हैं तो सूर्य के सामने ही रहते, सूर्य के पीछे हैं तो सूर्य के पीछे ही रहते, अंधेरे में हैं तो अंधेरे में रहते, दिन में हैं तो दिन में रहते। सब कुछ हमें घूमता हुआ नजर आता है। कभी चंद्रमा दिखता है, कभी चंद्रमा नहीं दिखता है, कभी सूर्य दिखता है तो कभी सूर्य नहीं दिखता है। तो सूर्य, चंद्रमा और खगोलीय पिंड हमें घूमते हुए नजर आते हैं। यह भी प्रभाव है किसका? रोटेशन ऑफ द अर्थ का। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपना एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई है। चलिए, कल मैं रेवोल्यूशन पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए कल बात करेंगे आप इसके आगे।